हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़ इट हैज़ अ लिमिट। अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं लिमिट ऑफ ए एन बराबर एल। इसका मतलब ए एन कन्वर्स करनी चाहिए एल पे, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ए एन एल पे कन्वर्स कर रही है। और ये एल क्या है, आपका यूनिक लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट भी है और लिमिट भी है, पर ये जो एल है वो आपका यूनिक लिमिट पॉइंट है। लिमिट के केस में हमने आपको समझाया था पहले, तो अगर यूनिक लिमिट पॉइंट बन जाए तो वो एल बराबर लिमिट हो जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। तो अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड ही रहनी चाहिए। अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो पाती है, इससे हमें ये भी पता चलता है इस पॉइंट से। अब सेकंड पॉइंट ये है, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी देखेंगे, अभी खाली प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। इफ़ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट, दैट इज़ लिमिट भी हो जाएगी। अगर कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होनी चाहिए, जो हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया है। अगर दो लिमिट पॉइंट आ गए किसी एक सीक्वेंस के तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। और अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो वही आपकी लिमिट बन जाएगी, यही बोला है हमने। दैट्स टू लिमिट इटसेल्फ। तो इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं, लिमिट ऑफ एन बराबर यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया जो कि एल है, तो वही लिमिट बन जाएगी आपकी। तो लिमिट ऑफ एन बराबर क्या आ जाएगा, एल। तो एल इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। अब थर्ड पॉइंट में हमने देखा है ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला के हमने एक थर्ड पॉइंट बनाया है। अगर ए एन कोई सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा होगा या तो वो अनबाउंडेड है, मतलब बाउंडेड नहीं है तभी वो कन्वर्जेंट नहीं हो पा रही है, या तो फिर उसके एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं, इसीलिए वो नॉट कन्वर्जेंट है। तो सेकंड पॉइंट में हमने यही समझा था ना, अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो कन्वर्जेंट होगी, अगर यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं आया तो वो नहीं होगी कन्वर्जेंट। तो थर्ड पॉइंट में हमने इन दो पॉइंट को मिला के हमने थर्ड पॉइंट लिख दिया है। अब फोर्थ पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपकी तीन प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड ही हम ज़्यादातर सारे एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं और देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में हमने बोला है अ बाउंडेड सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़ इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है और तब उसको हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे अगर उसका यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए। अगर बाउंडेड भी है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तब हम बोलेंगे वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इफ़ ए एन इज मोनोटोनिक देन ए एन कन्वर्जेस इफ़ ए एन इज बाउंडेड। मतलब अगर कोई सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिक भी है बाउंडेड भी है तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। और इसका अपोजिट भी है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो मोनोटोनिक होगी, बाउंडेड होगी। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन लगी है, इधर पे भी लगी है और इधर पे भी लगी है। मतलब सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट है इसका मतलब बाउंडेड भी होगा और यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बोथ साइड से करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा है ए एन इज कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस ए एन की एंड ए एम की सच दैट, तो उन दोनों की लिमिट भी बराबर हो जाएगी। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसके दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस हमें मिल रहे हैं, ए एम की है और ए एन की है, तो उन दोनों की लिमिट भी एल हो जाएगी। अगर इन दोनों की लिमिट एल है, सेम होनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन है उसकी भी लिमिट आपकी एल हो जाएगी। और ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर दो कोई कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस मिल गए जिसकी लिमिट एल है तो ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो उसकी लिमिट भी एल हो जाएगी। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बोथ साइड से करेक्ट है। तो ये तीन प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स में हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं और ज़्यादा काम आती हैं। तो अब चलिए हम इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल ये है, अगर एक कोई ए एन सिक्वेंस है, एन बराबर ऑड पे कोई अलग बिहेव कर रही है और एन बराबर इवन पे अलग बिहेव कर रही है। जैसे एन बराबर ऑड पे ये कोई सिक्वेंस है वो -1 बाई एन है, और एन बराबर इवन पे क्या है, 1 + 1 बाई एन है,
ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है ये सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर कुछ इस टाइप की सीक्वेंस दी जाए n बराबर और n बराबर इवन पे हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे इस सीक्वेंस में और देखेंगे कि उसका लिमिट पॉइंट यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो हम बोल सकते हैं वो कन्वर्जेंट हो सकती है। तो जैसे हमने इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाया तो 1/इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, इसमें भी ये 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा -1 और इधर क्या बचेगा +1। -1 होगा n बराबर ऑड के लिए और +1 क्या होगा n बराबर इवन के लिए। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट डालने पे इसके दो लिमिट पॉइंट्स आ गए, +1 आ गया और -1 आ गया। इसका मतलब अगर कोई दो लिमिट पॉइंट्स आ गए किसी सीक्वेंस के, मतलब वो कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकती, यही हमने प्रॉपर्टी में देखा था पहले, तो वो कन्वर्जेंट तो नहीं होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे en बराबर cos 1/n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। इसमें भी अपन ऐसे कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट डालेंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। इसका मतलब हमें तो इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट में एक ही लिमिट पॉइंट मिल रहा है ना, जो कि लिमिट हो जाएगा, तो ये इससे डायरेक्ट दिख रहा है ये कन्वर्जेंट है। पर इसको हमें और अच्छे से समझेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा बिहेव कर रही है डायग्राम के थ्रू। cos x का ग्राफ तो हमें पता ही है, तो अब देख सकते हैं जो इसका डोमेन है वो क्या है 1/n है, जिसमें n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर डालते जाएंगे 1 डालेंगे 1/2 डालेंगे 1/3 डालेंगे 10 रिंग्स टू 0 जाएगा, तो जो 1/n है वो बाउंडेड होगी, 0 से 1 होगी, ये दिख रहा है अपन को। जब n टेंस टू इनफाइनाइट डालेंगे तो 0 हो जाएगा और इनिशियल क्या है n बराबर 1 डालेंगे तो 1 है, तो 0 से 1 के बीच में डोमेन है इसका। ठीक है। अब cos x का हम ग्राफ बनाते हैं। cos x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आता है ग्राफ, जिसमें cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है ऊपर, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए इधर कट करता है इधर कट करता है, इसीलिए ग्राफ आपका ऐसा आ जाता है। ठीक है। अब हमने इसको ब्रीफली इसलिए समझा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से हम देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है। तो अब ये बाउंडेड सीक्वेंस, इसका जो डोमेन क्या आ रहा था वो बाउंडेड आ रहा था, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में है इसका डोमेन। तो 0 से 1 हम बनाते हैं, जैसे x बराबर 0 इधर हो गया और π/2 ये 3/2 कुछ है 3.1, तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो 1 इधर पे होगा कुछ, तो x बराबर 1, 0 से 1 के बीच में डोमेन है। इसका मतलब जब 0 डालेंगे तो पॉइंट ये आ रहा होगा, पॉइंट ये डालेंगे तो ये आ रहा होगा, ये जब 1 डालेंगे तो ये मिल रहा होगा हमें पॉइंट। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग आ रही है आपकी सीक्वेंस, क्या आ रही डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है, जिसमें जब हम 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा और जब 1 डालेंगे तो कुछ ये वाला पॉइंट आएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ ये रेंज मिल रही है इसकी, इधर से लेके इधर तक ये रेंज मिल रही है। इसका मतलब और रेंज बाउंडेड है आपकी, जो रेंज है वो क्या है आपकी बाउंडेड है, और जो सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इससे हमें ये पता चला जो cos x है, जिसमें x की वैल्यू क्या है 1/n, cos 1/n आपका क्या आ रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रहा है और बाउंडेड आ रहा है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला जो सीक्वेंस an है cos 1/n वो मोनोटोनिक हो भी आ रहा है और बाउंडेड भी आ रहा है। जब ये दोनों कंडीशन किसी एक सीक्वेंस में अप्लाई कर जाएं तो वो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट हो जाती है 100%। ठीक है। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये समझा, वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा था ये इसका लिमिट पॉइंट 1 है, एग्जिस्ट कर रहा है, पर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम और अच्छे से समझ में आ गए कि कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है। अब कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ये है, हमने देखो इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए जैसे कोई भी सीक्वेंस हमें निकालनी है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको ये जो पॉइंट्स हैं कन्वर्जेंट के केस में क्या हो जाता है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल हो जाते हैं और एल हो जाता है, और एल आपका फाइनाइट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट के केस में भी लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर इक्वल आता है, बट जो इसकी लिमिट आती है या तो वो प्लस इनफाइनाइट होगी या माइनस इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है। तो हम बोलेंगे वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगी आपकी, मतलब दोनों इक्वल तो आएंगे, या तो वो प्लस इनफाइनाइट होगी या माइनस इनफाइनाइट, तब उस केस में डाइवर्जेंट बन जाता है। हाँ, अगर ये लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इक्वल ही ना हो आपस में तो वो ऑसिलेटरी बन जाता है। इसको हम बोलते हैं लिमिट इन्फीरियर
इन्फीरियर, और इसको हम बोलते हैं जब ऊपर बार लगाते हैं एन, लिमिट सुपीरियर, सुपीरियर और लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझा है वीडियो में, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए।